मेरे प्यारे दोस्तों आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि हर नए क्वेश्चन के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके सामने रोज आते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते होंगे और फिर उसका जो कमेंट है आप लिखिएगा कि क्या आपको कैसा वीडियो लगा। आपको जैसा कि मालूम है कि ये अलग ढंग की सीरीज चल रही है, जो कि चाहे वो कंपटीशन में बैठने वाले विद्यार्थी हों, चाहे वो CBSE ICSE बोर्ड या हिंदी मीडियम के बच्चे हों, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वेलकम। और जो अगर वीडियो अच्छा लगता है उसे लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज करेक्ट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर देखिए चार दिए हुए। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली एक्ट्स बिटवीन द लार्ज ऑब्जेक्ट्स। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द ऑल ऑब्जेक्ट्स with mass regardless of size. Gravitational force is stronger than electric force. Gravitational force acts only when the objects are incorrect. तो देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको देखिए पहले तो फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो फार्मूला आप जानते ही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ की देखिए G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 दो वस्तुओं के मास हैं, अलग अलग वस्तुओं के, और R उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। देखिए जैसे मान लीजिए ये दो वस्तु हैं, एक m1 है और दूसरा जो है m2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो F जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो पूछ रहा है कि इस चारों विकल्प में से कौन सा सही है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स किन बातों पर निर्भर करता है। पहला तो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों पर, या कोई भी वस्तु हैं उनके द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब देखिए इसको हम दो पार्टों में हम इसको बांट सकते हैं। देखिए पहला ये है कि F इज, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो देखिए दो बातों पर निर्भर कर रहा है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स वस्तुओं के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, और दूसरा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखिए इसमें जो है हमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में जो विकल्प दिए हुए हैं, देखिए जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली एक्ट्स बिटवीन द लार्ज ऑब्जेक्ट्स। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स विद द मास रिगार्डलेस ऑफ साइज। देखिए साइज पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए ये बात ध्यान दीजिए, इसमें ये जो क्वेश्चन, ये जो आंसर है ये सही होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए इसमें जो है क्या दी, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स विथ मास पर साइज बड़ी हो या छोटी हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r
आर स्क्वायर। तो इनके साइज पर डिपेंड नहीं करता है, मास पर डिपेंड करता है। तो यही इसका बी आंसर होगा, बाकी सब आंसर गलत हैं। तो ये आप इस पर टिक लगाइएगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला कि ये पूछ रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या किन बातों पर निर्भर करता है। आपने देखा कि ये वस्तु के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु छोटी है या बड़ी है, उसकी क्या साइज है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। साथ ही साथ यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो देखिए क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। इसमें अगले क्वेश्चन में हो सकता है घुमा करके दे दे कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स दूरी पर डिपेंड करती है या नहीं करती। करती तो है दोनों के बीच में, लेकिन उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आपको समझदारी बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स वस्तु के साइज पर है। तो चलिए समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हम देखिए न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल टाइप का ये क्वेश्चन। देखिए अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन लाते हैं जिसमें कि आपकी पूरे इसकी, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके दिमाग में एक तरह से जैसे जो ताला बंद है उसको खोल दिया जाता है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में देखिए क्या ये क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी के ई, इसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। हाफ एम की वैल्यू कितनी दी है 3 kg, ये हो गया। उसके बाद वी की वेलोसिटी कितनी दी है 4, तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 24 जूल आएगा। एनर्जी की मात्रा क्या होता है, एनर्जी की यूनिट जो होती है जूल होती है, तो 24 जूल आ जाएगा। तो इसका ये आंसर होगा। देखिए तो ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप तो है लेकिन न्यूमेरिकल है। तो इसमें भी देखिए काइनेटिक एनर्जी किन किन बातों पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु जो चल रही है, चूँकि चल रही है मूव कर रही है, इसलिए इसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, जब वस्तु चलती रहती है किसी वेग से, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होती है जब कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं, तो ये उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। वो उसकी वैल्यू जो होती है उसको हम लोग एम जी एच से लिखते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, यू इज इक्वल टू यू। तो इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। तो ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करें। काइनेटिक एनर्जी अगर है तो वो वस्तु में विद्रव्यमान भी होगा और साथ ही साथ वेलोसिटी भी होगी। तो वेलोसिटी और द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है। मास की वैल्यू 3 kg है और वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे तो 24 जूल आ जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसा यूनिट एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए इस टाइप का एकदम अलग ढंग के हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके पास। देखिए एसर्शन, देखिए इसमें क्या आपको गेस करना है। देखिए कल वाला है कि एक कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये ए है। उसके बाद रीजन इसका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट रेज को क्या कर देती है, कन्वर्ज कर देती है। तो देखिए ये दोनों आपको इसमें दिया हुआ है, तो इससे मैच क्या कर रहा है, ए क्या आर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना। तो ए क्या है, कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ। देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बोथ रियल एंड इमेजनरी इमेज बनाता है। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसमें जब भी प्रकाश की किरण चलेगी तो इसमें अपवर्तन की घटना होगी। देखिए जैसे ये प्रकाश की किरण चली, ये चली, तो ये जा कर के यहाँ होगी, एक जगह कन्वर्ज हो जाएगी, एक जगह मिलेगी।
तो जहाँ पर जो है उसकी वस्तु की इमेज बनेगी। तो कन्वेक्स लेंस पहले समझिए, कन्वेक्स लेंस जो होता है बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे पतला होता है और इसमें पालिश नहीं होती, इसमें अपवर्तन की घटना होती है। ध्यान दीजिए, इसमें अपवर्तन की घटना होती है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड इमेजिनरी वर्चुअल। तो रियल, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, रियल का मतलब हो गया कि वस्तु की जो इमेज बन रही है वास्तव में बन रही है। जैसे वहाँ पर वास्तव में किरणें जा रही हैं, तो वास्तव में जब किरण जाएगी तो वो रियल इमेज बनेगी। और इमेजनरी का मतलब वहाँ जाती हुई प्रतीत होंगी, मतलब वस्तु की जो इमेज कहीं बनेगी तो वहाँ पर क्या होगी, वो जाती हुई प्रतीत होगी, तो वो इमेजनरी इमेज बनेगी। तो इस तरह से ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। ए को आर जो है रीजन उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये सही होगा, क्योंकि बाकी सब देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर भी गलत है और ये भी गलत है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आते हैं किसी भी कंपटीशन में, आप देख लीजिए। तो इसमें आपको एक ए में दिया रहेगा कि इसको सपोर्ट आर कर रहा है, रीजन दिया रहेगा कि सपोर्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का इन्फॉर्म कर रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या रियल और इमेजिनरी इमेज बनाता है, तो हाँ बनाता है। और उसका क्या कारण है, उसका रीजन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो है लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो लेंस में कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की। दर्पण में कौन सी घटना होती है, परावर्तन की। ये भी ध्यान रखिए, परावर्तन और अपवर्तन। अपवर्तन जो होता है वो लेंसों में होता है और परावर्तन जो होता है वो मिरर में होता है। तो ये भी याद रखना होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन, मैच करना होगा। देखिए दो इस टाइप के दिए। देखिए जैसा कि हम आपको बताए थे कि अलग अलग ढंग के क्वेश्चन आपको हम ला रहे हैं। इससे देखिए एकदम दिमाग आपका वाइड रेंज हो जाएगा। हर टाइप के किसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप उसे सॉल्व कर देंगे। अब देखिए मल्टीपल चॉइस है, देखिए मैच करना है इसमें। देखिए ये क्या दिया है, क्वांटिटी दी हुई है, फोर्स, प्रेशर एंड वर्क। लिखा क्या है, मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज विथ देयर रिस्पेक्टिव डायमेंशन। तो डायमेंशन दिया, डायमेंशन मतलब इसकी बीमा दी हुई। देखिए तो देखिए आप जैसा जानते ही हैं कि देखिए पहले फोर्स की भी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, यम इंटू ए। तो यम की बीमा क्या हो जाएगी, यम, और यल की ए की बीमा क्या हो जाएगी, यल टी माइनस टू। तो देखिए पी का किससे कॉम्बिनेशन हो गया, एम एल टी माइनस टू किसका है, तो यम यल टी माइनस टू पी का 1 से हो गया। तो ये 1 से हो गया, मैच कर गया। तो पी का 1 से मैच कर गया। इसी तरह से प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ अपान ए होता है। तो इसमें क्या होगा, एफ की बीमा आप जानते ही हैं, तो एफ की बीमा यहाँ रख दीजिए तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें एफ की बीमा रख करके हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है। या फिर पी इज इक्वल प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। तो फोर्स पी की वैल्यू यहाँ पर बीमा इसकी रख देंगे तो यम यल टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया यल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये यम यल माइनस 1 और टी माइनस 2। तो ये इसकी आ गई, प्रेशर की बीमा हो गई। तो इस तरह से आपको देखिए ये आ गया यम यल माइनस 1 टी माइनस 2। तो क्यू की जो है 2 से मैच कर रहा है। क्यू किससे मैच कर रहा है, इसका क्यू की 2 से मैच कर रहा है। तो 1 और 2 हो गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें जो है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको अभी हमने दिखा दिया कि पी का जो है 1 से, क्यू का 2 से,
और वर्क, देखिए वर्क जो है क्या होता है, फोर्स, वर्क W को हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की बीमा आप जानते ही हैं क्या होती है, m/L/T-2, और डिस्टेंस की बीमा L होती है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, m/L²T-2। तो देखिए इसकी जो है वर्क की जो R की 3 से मैच कर रहा है, तो ये R से मैच कर रहा है, ये 3 का। और वेलोसिटी आप जानते हैं LT-1 होता है। तो देखिए आप इसका क्या आंसर लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, देखिए इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से देखिए कैसे लिखेंगे, P1 से मैच कर रहा है, Q 2 से, R 3 से, और S जो है 4 से। तो PQRS जो दिया हुआ है वो सब एक दूसरे से डायरेक्ट मैच कर रहे हैं, तो ये आपका मैचिंग हो गया। तो चलिए आप समझ गए होंगे। इसके लिए देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए सबकी आपकी बीमा निकालनी होगी, और बीमा निकाल करके उसके सामने आप देखिएगा किसका किससे मैच कर रहा है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है किसका आंसर हो जाएगा, ये वो ए, इसका आंसर आएगा ए। तो इस तरह से आप इसकी सबकी बीमा निकाल करके आप कर लेंगे। तो आपको फिर से हम एक बार हिंट दे रहे हैं, आप देख लीजिए कैसे कैसे निकालना है। सबसे पहले देखिए कुछ तो आपको बीमाएं याद भी होनी चाहिए, तो बहुत इजी है। देखिए वेलोसिटी की बीमा क्या होती है, वेलोसिटी की बीमा मतलब यश की बीमा सीधे सीधे LT-1 होती है, मीटर पर सेकेंड। वर्क फोर्स की बीमा आप जानते ही हैं, फोर्स की बीमा क्या होती है, m/L/T-2 होती है। प्रेशर की बीमा क्या होती है, ये फोर्स हो गया। प्रेशर की बीमा क्या होती है, P की m/L-1T-2 होती है। और इसी तरह से वर्क की बीमा W की, इसकी क्या होती है, m/L²T-2। तो इस तरह से ये चारों की बीमा आप लिख करके सामने आंसर दे देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब ये देखिए ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन, देखिए एकदम अलग ढंग का। इसीलिए मैं आपसे कहना है कि हमारे पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम जो रोज़ नए वीडियो लाते हैं उसमें काफ़ी अच्छी तरह से छानबीन करके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या बोर्ड की परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए ये है अलग ढंग का क्वेश्चन। फिर ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत। देखिए इन एन इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन मतलब ये होता है कि कोई भी दीवार से इसे टकराई कोई वस्तु, और टकरा करके पूरी एनर्जी जो है कंजर्व हो जाती है। तो उसमें जो है क्या होगा, कौन कौन सी, एक तो इसके कारण जो वस्तु टकराएगी दीवार से, मान लीजिए दीवार हो गई और ये वस्तु हो गई, तो कह रहा है कि इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक, तो यम मास है इसकी, मान लीजिए भी वेलोसिटी से जा रही है, तो मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, यम इंटू वी होता है। और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ई से दिखाते हैं, T इज इक्वल टू हाफ यम वी स्क्वायर होता है। तो ये दोनों चीज़ें कंजर्व होती है, बदलती नहीं, क्योंकि एनर्जी देखिए क्या होती है, नष्ट नहीं होती है। तो कोई भी चीज़ एनर्जी, अगर उसको एनर्जी है तो वो एनर्जी का रूपांतरण होता है कि न कि नष्ट होती है, तो ये कंजर्व रहती है। तो इसका मतलब इसका ए ट्रू जो है ये आंसर सही है। तो इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर नीडेड कंजर्व होती है, उसमें किसी ढंग का परिवर्तन तो होगा, लेकिन क्या होगा,
उसका रूपांतरण होता है, न कि नष्ट होती है कोई चीज़। ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जैसे स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा। तो ये कंजर्व होती है। कौन कौन सी चीज़ें? मोमेंटम। मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल पी से या स्मॉल पी से। एम वी हो जाता है, जिसमें एम मास है वस्तु की और वी क्या है? वेलोसिटी है। एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर से लिखते हैं, जिसमें एम मास है और वी वेलोसिटी है वस्तु का। तो इस तरह से ये एनर्जी कंजर्व रहती है। तो याद रखिए, भविष्य में भी अगला क्वेश्चन किसी टाइप का आता है तो उसमें याद रखिए कि जब भी कोई कॉलिजन, टकराहट किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से जब होता है तो उसका जो मोमेंटम होता है और काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। उसका रूपांतरण हो सकता है लेकिन नाश नहीं होता, मतलब उसमें कमी नहीं आएगी, सिर्फ कंजर्व रहेगी, मतलब वो स्थिर रहेगी। बदल सकती है लेकिन नष्ट नहीं हो सकती है। तो चलिए, अब आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मल्टीपल टाइप का आंसर। देखिए, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है ये। देखिए, अब देखिए इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी। इसमें देखिए ये चारों आंसर तो दिए हुए हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि दो दो आंसर सही हैं। ये भी देखिए, इसमें केवल एक ही आंसर नहीं सही होगा, बल्कि दो आंसर है। ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी भी, मतलब दो होंगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी। कौन सी, देखिए जो फॉलोइंग दिया, मतलब वर्क, वेलोसिटी, स्पीड और फोर्स, ये चारों में से कौन सी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप समझ लीजिए, स्केलर क्वांटिटी वह राशि होती है जिसमें कि दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती, केवल द्रव्यमान होता है, तो वो दिशाहीन होती है, इसलिए उसको कहते हैं। इसके दो ही राशियां होती हैं, एक तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, दूसरी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में दिशा होती है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखे तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर दिशा दिखा देते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेकिन द्रव्यमान जो हुआ वो वेक्टर नहीं है। चाल जो होती है वो भी वेक्टर नहीं है। त्वरण वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर है। तो इस तरह से वेक्टर में दिशा होती है, सदिश राशि होती है, और स्केलर में दिशा नहीं होती है। तो देखिए इसमें वर्क, वेलोसिटी, स्पीड और फोर्स तो क्लियर है। देखिए स्पीड जो है, एक स्पीड जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी जिसकी दिशा नहीं होती है। और वर्क, देखिए वर्क भी दिशाहीन होती है। तो इस तरह से देखिए स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी की दिशा ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से आपको दो चीज़ें, वर्क एंड स्पीड आर स्केलर क्वांटिटी, तो इसके क्या आंसर होंगे? दो हो जाएंगे, बी और कौन कौन से? वर्क, ए और दूसरा आंसर हो जाएगा सी। तो ए और सी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन मतलब इस चारों विकल्प में से कोई दो आंसर सही होंगे, केवल एक ही नहीं बल्कि दो आंसर सही होंगे। तो देखिए इसमें दो आंसर सही हैं। क्या है? स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी हो गई? स्केलर मतलब जिसकी दिशा नहीं होती, वह हो गया वर्क हो गई, और दूसरी जो हो गई स्पीड हो गई। स्पीड का मतलब कोई वस्तु चल तो रही है लेकिन उसकी दिशा निश्चित नहीं है। वर्क क्या होगा? वो फोर्स की दिशा पर डिपेंड करता, उसकी अपनी दिशा नहीं होती। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे तो उस डायरेक्शन में वो वस्तु गति करेगी, लेकिन वो अपने से नहीं गति करेगी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। वो किस पर डिपेंड करती है? फोर्स के डायरेक्शन पर, फोर्स की दिशा पर। इसीलिए वर्क को हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये रैंकिंग क्वेश्चन है। देखिए रैंकिंग मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ हम इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए, रैंक द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो फ्रीक्वेंसी को हम इन सब रेज के, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्स रेज,
और गामा रेज, इन सब को हम फ्रीक्वेंसी के लोएस्ट से लेकर के हायर तक रीअरेंज करेंगे, इसीलिए इसको रैंकिंग क्वेश्चन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए से कम, फिर उसके बाद ये इंफ्रारेड हो गई, दूसरा बी हो जाएगा वो विजिबल लाइट, तीसरा जो है सी हो जाएगा एक्स रेज हो जाएगी, और चौथी जो है गामा रेज डी हो जाएगा। तो देखिए ये है इसका ए बी सी डी। सबसे कम इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट की होती है फ्रीक्वेंसी, फिर सी एक्स रेज की होती है, और सबसे ज़्यादा जो होती है गामा रेज की होती है। तो ये इसका ऑर्डर होगा, इसकी रैंकिंग क्या होगी, ए बी सी डी। इसका मतलब छोटा हुआ, ए इज छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, और सी छोटा है डी से। तो इस तरह से आपको इसका अरेंज हो जाएगा। तो ये अरेंज करने का क्वेश्चन है। तो इसमें 4 लाइटें दी गई हैं, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और एक्स रेज और गामा रेज। इनकी फ्रीक्वेंसी के लोएस्ट ऑर्डर से हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ना है इसमें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following statements about the inertia is true? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए फिर अलग क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ये जनरल फार्मूला। आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यम जो है मास ऑफ द बॉडी है, और आर जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास ऑफ द बॉडी का डिस्टेंस है। मान लो यहाँ ये वस्तु है और यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके एक्सिस के आप रोटेशन के लांगे घुमाई जा रही है, और ये डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करती है, मास पे और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के स्क्वायर के बराबर होती है, मल्टीपल की। तो चलिए इसमें क्या देखिए लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनर्शिया इज ट्रू। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड ही नहीं करती। फिर इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ नो मास, ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इनर्शिया इज ए डिपेंडेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन, देखिए, और इनर्शिया इज फोर्स दैट कीप्स ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। तो यही है, देखिए, इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया एक ऐसी चीज़ है जो कि रजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन का। तो ये आंसर सही होगा, ये भी गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर सी सही होगा। इनर्शिया इज द टेंडेंसी, एक ऐसी टेंडेंसी है, इसको समझ लीजिए हिंदी, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। वो जो है किसी भी स्टेट ऑफ मोशन को रजिस्ट करती है, मतलब उसका विरोध करती है। अब जैसे कोई वस्तु चल रही है तो चलने के विरोध में वो इनर्शिया लगती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, अरे इसका विकल्प जो होगा सी आंसर होगा। तो फिर से आप इसको समझ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इनर्शिया इज ट्रू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए पहला क्या है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी गलत हो गया क्योंकि स्पीड पर डिपेंड ही नहीं करती। इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ नो मास, ये मास पर डिपेंड करती, ये भी गलत हो गया। तीसरा जो है ये सही है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेज इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन, तो ये सही है। और चौथा जो ये भी गलत, इनर्शिया इज द फोर्स दैट कीप्स ऑब्जेक्ट इस मोनस, ये इनर्शिया मोशन को जो है कीप नहीं रखती, मतलब कि ये ऐसा नहीं है, जब कोई वस्तु चल रही है तो उसके गति का विरोध करती है, तो यही है। तो इसलिए तीसरा आंसर, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो देखिए साइंस में आप ये ध्यान दीजिए, लैंग्वेज का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, उसमें इधर उधर की लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते। तो आपको सी जो है आंसर, यही आंसर सही है क्योंकि इसका लैंग्वेज भी सही है और इसमें सब चीज़ें आ जा रही है। तो फिर से याद रखिए, इनर्शिया किस बात पर निर्भर करती है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू
resist changes in its state of motion। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए कम से कम 8 क्वेश्चन हमने आपको बताया और 8 क्वेश्चन अलग अलग ढंग के थे। मल्टीपल चॉइस थे, फिर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, फिर आपको समझदारी वाले क्वेश्चन थे और कुछ तो ऐसे थे कि जो कि आपको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करने थे। तो बेटे आपसे हमने कहा ही था कि हम इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए लाते हैं कि आपकी जो डर की भावना होती है कि हमें फिजिक्स बहुत टफ होता है या उसे हम कर ही नहीं पाएंगे, ये चीज़ दूर हो जाएगी कि अगर आप अलग अलग स्टाइल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। तो सफलता का राज क्या है? देखिए सफलता का राज ये है कि आप डेली जो है क्वेश्चंस को करिए, अपने टेक्स्ट बुक से करिए, जो हमारे वीडियो हैं उसको आप देखिए और रोज़ उसको ध्यान से अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो देखिएगा कि डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप न्यूमेरिकल हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप का हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो, उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं आप जो है हमारे इस वीडियो को पूरी तरह से सुने होंगे या देखे होंगे, और सुने हैं अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देंगे तो अगला वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। क्योंकि हम आपको बताए ही हैं कि एक ऐसी सीरीज है, एक हम अभियान चला रहे हैं जिससे कि आपके फिजिक्स के कम से कम क्वेश्चंस और हजारों क्वेश्चन आपको हम समझा दें और देख करके वीडियो आप उसको लिख करके नोट भी कर लेंगे तो आप निश्चित, मेरी गारंटी है कि 100% मार्क्स पा जाएंगे। क्योंकि हमारे देखिए आज 35-40 साल के शिक्षक का अनुभव और साथ ही साथ मेरे सारे आर्टिकल्स, मेरा नाम विजन कुमार पांडे है, आप देखते होंगे प्रतियोगिता दर्पण, चाहे कोई भी साइंस की मैगजीन में मेरे आर्टिकल छपते रहते हैं, IAS PCS के मैगजीनों में भी मेरे आर्टिकल हर महीने छपते रहते हैं। तो मैं विजन कुमार पांडे ही हूँ जो कि आपको हर रोज़ वीडियो फिजिक्स के ला करके आपको देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनते भी होंगे। और अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको डेली कोई नए नए वीडियो, नए नए क्वेश्चन, नए टाइप के क्वेश्चंस, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हों चाहे किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के हों, आपको हम ज़रूर लाते रहेंगे और एक्सप्लेन करते रहेंगे। चलिए अगले वीडियो के लिए आपको पुनः नमस्कार और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।